राजस्थान की पहली वंदे भारत को पीएम ने दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में मौजूद सीएम गहलोत का नाम लेकर कसा तंज, कहा संकटों से गुजर रहे हैं, समय निकाल कर आए। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 जवानों की मौत, सेना ने पूरे इलाके को किया सील। दिल्ली के इंडियन स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप, ईमेल से मिली धमकी के बाद स्कूल को कराया गया खाली। फिलहाल बम स्क्वाड की मदद से चेकिंग जारी। उड़ीसा के पुरी में झामू यात्रा में पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जलते हुए कोयले पर लगाई दौड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। भारत में फिर डरा रहा कोरोना, 7,830 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 7 महीनों में बढ़कर 40,000 के पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगड़। से बीच खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद अपने वर्चुअल संबोधन में बताया कि कैसे आजादी के बाद रेलवे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ करता था। इशारों में पीएम मोदी ने लालू यादव पर भी जमकर निशाना साधा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि देश में राजनीतिक स्वार्थ इस कदर हावी थी कि रेलवे की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालात ये था कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें नौकरी का झांसा दिया गया। राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ। वैसे मौका तो था राजस्थान को मिलने जा रही पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करने से नहीं चूके। पीएम ने कहा, मैं गहलोत जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में अनेक संकटों से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए। रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। गहलोत जी को कहना चाहता हूं कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन राजस्थान के हैं। आपको तो दो हाथों में लड्डू है। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में। इसी बीच दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के इंडियन स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप, ईमेल से मिली धमकी के बाद कराया गया स्कूल खाली। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रजेश नाम के व्यक्ति ने दी जानकारी। फिलहाल बम स्क्वाड की मदद से चेकिंग की जा रही है। तो बड़ी जानकारी, दिल्ली के इंडियन स्कूल में बम होने की धमकी मिली थी। ईमेल से धमकी दी गई। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रजेश नाम के व्यक्ति ने ये जानकारी दी। फिलहाल बम स्क्वाड की मदद से चेकिंग की जा रही है। पूरे स्कूल को खाली करा दिया गया है। तो दिल्ली के इंडियन स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। बता दें कि ईमेल से धमकी के बाद पूरा स्कूल खाली कराया गया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। ओमशील, क्या अपडेट है? दिल्ली के इंडियन स्कूल में बम होने की धमकी मिली, किस तरह का अपडेट वहां से नजर आ रहा है?
पूनम, दिल्ली के सादिक नगर इलाके में एक इंडियन स्कूल है, प्राइवेट इंडियन स्कूल है एक। वहां पर सुबह 10:49 पर एक ईमेल प्राप्त होता है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बम उसे उड़ाने की धमकी दी जाती है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत पुलिस को सूचित करता है और क्या कहते हैं, इस पर पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड लेकर, और वहां पर पूरा स्कूल तुरंत के तुरंत खाली करवा दिया जाता है। तो अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, अभी सिर्फ ईमेल मिला है, उस पर जांच पूरी तरह से जारी है। जी बिल्कुल ओमशील, किसकी तरफ से ईमेल दिया गया, क्या इसके बारे में कोई जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है? ये एक फेक अकाउंट से ये ईमेल आई थी। अब इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही ये लोकेट हो पाया है कि कहाँ से ये ईमेल भेजा गया है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और ये ईमेल मिलने के साथ ही जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें सूचना दी गई और पेरेंट्स भी जल्दबाजी में आए और अपने बच्चों को आनन फानन में लेकर गए। जी बिल्कुल ओमशील, बम की धमकी मिलने के बाद कितनी देर में वहां टीम स्क्वाड पहुंची थी? पूनम, सवाल रिपीट करें आप। बिल्कुल ओम, जिस तरह से बम की धमकी मिली, स्कूल में बम होने की धमकी मिली और उसके बाद ईमेल आया, तो वहां कितनी देर में स्क्वाड टीम पहुंची थी? स्क्वाड टीम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लगभग पहुंच गई थी। जब भी उन्हें सूचना मिला, पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस और क्या कहते हैं बॉम्ब डिफ्यूजिंग टीम साथ पहुंची और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल ओम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर पहले चरण के लिए सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। उन्होंने अलका पांडे को लखनऊ में मेयर पद का उम्मीदवार बताया है। प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिकाओं में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन सभी सीटों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन दाखिल किए हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनकी पार्टी स्थानीय मुद्दे, नाली, खरंजा, रास्ता और शौचालय जैसे मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि लोगों के स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपने दम पर मैदान में उतरेगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 लोगों की मौत की पुष्टि। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलीबारी की घटना के बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बड़ी जानकारी बता दें कि बठिंडा मिलिट्री एरिया में फायरिंग की गई और इससे बीच 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी सामने आई है। गोलीबारी की घटना के बाद पूरा इलाका सील कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि अचानक फायरिंग की गई। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन का ये पूरा मामला है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलीबारी की घटना के बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, 4 लोगों की मौत की पुष्टि। इलाके में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलीबारी घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलीबारी की घटना के बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चार लोगों की मौत की पुष्टि। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलीबारी की घटना के बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया है। वहां किसी को भी आने या जाने की अनुमति नहीं है। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोलीबारी की घटना के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। ओमशील, अचानक यहाँ पंजाब बठिंडा स्टेशन पर फायरिंग हुई, क्या कुछ अपडेट है, क्या कोई जानकारी मिली, किसकी ओर से फायरिंग की गई? पूनम, ये फायरिंग सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब होती है और इसमें मिलिट्री द्वारा
सूचना दी जाती है कि ये कोई आतंकी फायरिंग नहीं है, बल्कि मैं बता दूं आपको कि 2 से 3 दिन पहले या मिलिट्री स्टेशन के गार्ड रूम से 2 से 3 राइफलें भी चोरी हुई थी। तो इन सब को लेकर इन सब चीजों से जोड़ के देखा जा रहा है। तो अभी एक आरओ ऑफिसर है, उनका नाम सामने आया है और उससे उनको पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूनम, बिल्कुल ओम, जिस तरह से फायरिंग की गई उसके बाद रक्षा मंत्रियों की, रक्षा अधिकारियों की बैठक हुई थी जिसमें कहा गया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है, तो किस तरह की फायरिंग सामने निकल कर आ रही है, किसने ये फायरिंग की? ये आरओ ऑफिसर एक के जो जवान हैं उनकी तरफ से ये फायरिंग की गई है। जब ये सूचना मिली तो मिलिट्री द्वारा और पंजाब पुलिस द्वारा दोनों जांच में जुट गए और हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से निगरानी जारी थी और जितने भी मिलिट्री एंट्री एग्जिट है मिलिट्री स्टेशन के उसके इर्द गिर्द उन सबको बंद कर दिया गया था और उसके इर्द गिर्द में जो ये पब्लिक रहते थे उनको भी घर से निकलने के लिए। जी बिल्कुल ओम, कितने जवानों की मौत सामने आई है? 4 जवानों की मौत अभी तक हुई है गोली लगने से पूनम, और कोई घायल नहीं है। जिन 4 जवानों को गोली लगी थी चारों की मौत हो चुकी थी सुबह ही में। बिल्कुल ओम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होगी। अतीक अहमद पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगा है। 24 फरवरी को उमेश पाल की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो राजू पाल हत्याकांड में गवाही देकर घर जा रहा था। उमेश पाल जब घर से उतरकर जा रहे थे उसी समय असद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और विजय चौधरी उर्फ उस्मान समेत अन्य गुर्गों ने उमेश पाल पर फायरिंग कर हत्या कर दी। यूं तो उमेश की हत्या के लिए महीनों से प्लानिंग चल रही थी, 2 महीनों से रैकी भी कराई जा रही थी, लेकिन अतीक के गुर्गों की कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद असद ने अपने हाथ में कमान ली, उसी ने सब कुछ मैनेज करना शुरू कर दिया। अब अतीक और अशरफ से लगातार संपर्क में रहा। प्रयागराज लाते समय अतीक अहमद के चेहरे पर खौफ दिखाई दिया। रास्ते में एक उसने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस दौरान अतीक अहमद ने उमेश हत्याकांड में हाथ धोने से इनकार करते हुए कहा कि हत्याकांड के समय वो जेल में था और उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रयागराज की जेल में उमेश पाल हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी करने के लिए उसे लाया जा रहा है। पुलिस उसे साबरमती जेल से लेकर आ रही है। अतीक अहमद का काफिला बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश की सीमा में यानी कि आज दाखिल हो गया है। अभी 27 मार्च को भी अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। हालांकि उस समय उसे साल 2008 के उमेश पाल अपहरण केस में लाया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। तो इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता प्रयागराज से इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। इरफान, आज काफिला जो है वो अतीक अहमद का उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है, कितने लोग सुरक्षा में, कितने लोग शामिल हैं इस काफिले में, और अतीक अहमद के चेहरे पर जो डर देखने को मिल रहा है उस बारे में आपका क्या कहना है? जी पीनम, बिल्कुल बता दें कि राजू पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है। इसको लेकर कल से ही जो सुरक्षा कर्मी है उत्तर प्रदेश से वो साबरमती के सेंट्रल जेल से अब जो है अतीक अहमद यूपी लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 40 की संख्या में सुरक्षा कर्मी है और 5 ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जो कि इनोवा गाड़ी में मौजूद है अतीक के गाड़ी के पीछे। तो कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि अतीक अहमद की जो गाड़ी है वो बीच में खराब हो गई थी, लेकिन हालांकि फिर से जो है काफिला वो अब शुरू हो चुका है। कुछ ही क्षण बचे हैं, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पूनम जो है अतीक अहमद के जो अकाउंटेंट है और अतीक अहमद के जो अधिवक्ता है उनके ऊपर ईडी का शिकंजा भी कसने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब अतीक के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अतीक को, और अतीक को कहीं ना कहीं अब अतीक पूरी तरीके से खौफ में है और साफ तौर पर उसने मीडिया के सामने कहा भी है कि उसे और उसके परिवार की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही है और सरकार से उसने गुजारिश भी की है कि औरतों और बच्चों को परेशान न किया जाए। तो कहीं ना कहीं अतीक को यह डर सता रहा है कि, और सबसे बड़ी बात एक और आ रही है जो आम जनमानस की प्रतिक्रिया है वो इसमें सामने आ रही है कि अतीक को यह डर है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अतीक की जो
है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराया जाए, तो आखिर अतीक को यूपी क्यों लाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये भी अतीक का है। जी बिल्कुल इरफान, जिस तरह से आपने कहा कि अतीक के चेहरे पर जो डर था वो साफ नजर आ रहा था। उसका कहना है कि लगातार पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया है और अब उसको रगड़ा जा रहा है। तो कितनी देर में प्रयागराज जेल पहुंच जाएगा अतीक? और साथ ही साथ ये खबर भी सामने आ रही थी कि प्रयागराज की नैनी जेल का निरीक्षण भी अधिकारियों द्वारा करा लिया गया है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि साबरमती सेंट्रल जेल से मेडिकल कराने के बाद यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर रवाना हुई है। तो अतीक अहमद की पेशी होनी है कोर्ट में, इसको लेकर जो है कोर्ट के बाहर पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। हालांकि लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि अतीक कब आए, और अतीक को लोग कुछ लोग तो वहाँ पे जो आम जनमानस, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो जो है बरकरार है वो देखने की, क्योंकि लगातार जो अतीक का प्रयागराज में सिस्टम रहा है कि जो है गरीबों की जमीन पर कब्जा करना, बमबारी करना, गोलीबारी करना अतीक के लिए बिल्कुल आम बात हुआ करता था, एक जमाना था। लेकिन प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम से लोग दहशत में रहते थे। कोई भी थाना या फिर कोई भी सिस्टम हो, अतीक के नाम से खौफ खाया करता था। हालांकि पहली योगी सरकार जब लगातार कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद अतीक के केस में लगभग 100 से ज्यादा आपराधिक इतिहास के बाद अतीक के केस में जो है एक केस में सुनवाई हुई जिसमें अतीक को उम्र कैद दी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब अतीक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अतीक के लिए अब सबसे बड़ा मुश्किल खड़ी होगा कि अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और उस दौरान आपको बता दें कि जो यूपी पुलिस है वो कोर्ट से जो है कोर्ट में अर्जी लगा सकती है और उसके बाद रिमांड पे ले सकती है, जो कि 7 दिन या फिर 14 दिन की रिमांड पे अतीक अहमद के ले सकती है, जिससे पूछताछ के दौरान कुछ अहम और पुख्ता सबूत मिल जाए। जी पूनम। जी बिल्कुल, हालांकि प्रयागराज पुलिस ने रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की है, वो चाहती है कि रिमांड मिले उसे अतीक अहमद की। तो फिलहाल जिस तरह से अतीक का काफिला प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, प्रयागराज के जेल के बाहर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहा है इरफान? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से डिप्टी जेलर है और जो जेलर है वो लगातार बरकरार है। सुरक्षा कर्मी की जो चाक चौबंद व्यवस्था वो पूरी कर ली गई है। चाक चौबंद पूरी व्यवस्था है और जो जेलर के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनका जो टीम के गठन किया गया है, वो सारे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और पूरी की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। और बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि अतीक कब आए। कुछ लोग तो इस कदर इंतजार कर रहे हैं जैसे उनने पहले अतीक को देखा नहीं, क्योंकि लगातार जो अतीक का रवैया रहा है प्रयागराज में, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना, लूट और जैसे डकैती जैसे घटना को अंजाम देना इनके लिए आम बात हुआ करता था। लेकिन आज भाजपा सरकार में जब पहले सुनवाई हुई है अतीक के ऊपर, अतीक को उम्र कैद हुई है, तो इसको लेकर अतीक पूरी तरीके से डर और सहम गया है। और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने साफ तौर पर सदन में भी कहा था। उसके बाद से माफियाओं की उल्टी गिनती जारी हो गई है। अब जो अन्य माफिया हैं, जो उनके बुर्गे हैं, उनमें भी काफी दहशत का माहौल बना हुआ कि आप जो भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देगा उसको कतई बख्शा नहीं देगा। हालांकि ताबड़तोड़ बुलडोजरी कार्रवाई प्रयागराज में चल रही है और अतीक को कोर्ट में पेश होना है। इसको लेकर अतीक की मुश्किलें लगातार, और अतीक की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है उनके पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। हालांकि अब वो राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अतीक और अतीक के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। और साफ तौर पर आपने वीडियो में देखा होगा पूनम की, अतीक अहमद साफ तौर पर कह रहा है कि इस हत्याकांड से, उमेश पाल और राजू पाल हत्याकांड से उसके और उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हालांकि अतीक को कोर्ट में पेश होना है और हालांकि जो है यूपी पुलिस जो है, प्रयागराज की जो पुलिस है वो कोर्ट में जो है अर्जी दाखिल कर दी है। 14 दिन की रिमांड भी मिल सकती है। उस दौरान अतीक के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि प्रयागराज पुलिस की फेस करना होगा। यूपी पुलिस से वो बचते नजर आ रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई थी कि हमको यूपी पुलिस के यूपी में ना ले जाया जाए, जिसकी वजह से उन्हें साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो कहीं ना कहीं अतीक के लिए अब मुश्किल की घड़ी आ गई है, जिससे अतीक को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल इरफान, जाहिर सी बात है कि अतीक अहमद की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो वहीं यूपी के गोरखपुर में अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई, जिसके बाद शासन के निर्देश पर जिले के चिन्हित 6 सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य के नोडल अधिकारी बनाए गए डॉक्टर अमित सिंह के नेतृत्व में तैयारियों का जायजा लिया गया। तो वहीं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि मॉक ड्रिल का मतलब अपनी तैयारियों को जांचने का एक सुगम तरीका होता है, क्योंकि कोरोना महामारी फिर से बढ़ रही है। गोरखपुर में अभी तक 35 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। इसको लेकर हमारी तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन ये महामारी में ना तब्दील हो पाए, इसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। तो वहीं इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़े सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
ये इधर विगत 15 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि जनपद में कोविड के केसेस निकल रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास कुल 35 केसेस निकल चुके हैं और इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए शासन से एक आदेश प्राप्त हुआ था कि हम आज मॉक ड्रिल करें जो हमारे कोविड के अस्पताल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद गोरखपुर में सरकारी चिकित्सालय 6 कोविड के लिए चिन्हित चिकित्सालय हैं। आज 6 में मॉक ड्रिल की गई थी। उसमें प्रदेश स्तर के अधिकारियों का एक चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए बीते मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट में नामांकन करा सकेंगे। नगर निगम के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया की गई, जिसके चलते कलेक्ट्रेट पर बैरिकेडिंग की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 17 अप्रैल तक चलेगा। कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कराया जा सकेगा। नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें लोग अपने फॉर्म भी खरीद रहे हैं, साथ ही नामांकन अपने दाखिल भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनकी अलग व्यवस्था है और बाकी जो वार्ड मेंबर्स होंगे उनकी अलग दूसरी तरफ व्यवस्था मुशारा ग्राउंड में की गई है। यहाँ हमने 3 लेयर्ड पुलिस व्यवस्था की है। जो बाहर बैरियर लगाए गए हैं जहाँ पर वाहनों को रोका जाएगा, वहाँ पर तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद प्रथम चरण के निकाय चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है। नगरीय निकाय के चुनाव के मद्देनजर जिले में 4 नगर निकाय के लिए 4 मई को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 17 अप्रैल तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। डीएम निखिल फुंडे और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। चुनाव की घोषणा के बाद ही पूरे प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनपद चंदौली के अंदर चुनाव की घोषणा हो गई है। 4 मई को यहाँ चुनाव है। अभी नामांकन चल रहा है। पूरी बैरिकेडिंग फोर्स सब जगह लगा दी गई है। जितने नियम है आयोग के वो पालन किया जा रहा है। उसका एमसीसी भी लागू है। तो सभी से मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एमसीसी का पालन करें, कोई भी उल्लंघन ना करे। लगातार कार्रवाई 107-16 की रेड कार्ड की गुंडागी चल रही है, क्योंकि बॉर्डर जनपद है। ये भी सभी को मैं सूचित करना चाहूँगा कि कोई भी जो हमारे मतदाता हैं, किसी के पैसे के लाभ में या किसी शराब के लाभ में कोई भी ऐसी सूचना आपको प्राप्त होती है तो तत्काल पुलिस को बताइए। उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि एक निष्पक्ष और एक शांतिपूर्वक चुनाव हमारे जनपद में हो सके। जनपद में 4 नगर निकाय हैं, उनके 3 जगह नामांकन होने हैं, तहसील सदर, तहसील चकिया और तहसील मुगलसराय। हमारे जो शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे और आयोग द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके तहत हम लोगों ने समस्त तैयारियां सभी हमारे नामांकन केंद्रों पे कर ली हैं। आरओ सभी मौजूद है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस फोर्स भी तैनात है और जितने भी नियम हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग नॉमिनेशन की कार्रवाई पूर्ण कराएंगे और 4 मई को जो चुनाव होगा उसको हम लोग सकुशल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां के नैनी सेंट्रल जेल में छापा मारा गया। बता दें कि एडीजी जेल सावत के आदेश पर आईपीएस शिवहरी मीणा द्वारा नैनी सेंट्रल जेल में दौरा किया गया। दौरे के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रंग बहादुर भी मौजूद रहे। अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने से पहले किए गए इस दौरे से जेल में हड़कंप मच गया। सभी बैरकों की गहनता से तलाशी की गई। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं बिजनौर से, जहां 2.5 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इलाज के दौरान बदमाश आदित्य राणा ने तोड़ दिया दम। हत्या, लूट, डकैती समेत 43 मामले दर्ज थे। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो बिजनौर से ब्रेकिंग न्यूज। इलाज के दौरान बदमाश आदित्य राणा ने दम तोड़ दिया। आदित्य राणा पर हत्या, लूट जैसे तमाम मुकदमे दर्ज थे। साथ ही साथ मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तो 2.5 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बता दें कि बिजनौर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना सिहोरा के बुड़नपुर के जंगलों में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। जिसके बाद घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं 5 पुलिसकर्मी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया आदित्य बदमाश पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बदमाश की गैंग में 48 गिरोह के सदस्य हैं, जिन्हें पुलिस के अफसरों ने चिन्हित कर लिया है। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई बिजनौर पुलिस द्वारा की जा रही है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नईम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। नईम, पुलिस मुठभेड़ में एक बड़ा अपराधी मारा गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये कुख्यात अपराधी आदित्य राणा जो पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार हो गया था, और ये जो 22 अगस्त से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस इसको तलाश कर रही थी, लेकिन ये पुलिस के हाथ से नहीं चल रहा था। रात पुलिस को लोकेशन मिली कि कुछ बदमाश जंगल की ओर जा रहे हैं, तो पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इन्हें घेरा, तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की तो ये आदित्य राणा को पुलिस की गोली लगी और इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इसने दम तोड़ दिया। जी नईम, कब से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी? देखिए, 2017 में भी ये पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। उसके बाद ही इसको बिजनौर पेशी पे लाया गया था। तो जब वापस लखनऊ ले जा रही थी पुलिस, तो शाहजहां पर ढाबे पे फिर चकमा देकर पुलिस को फरार हो गया था। 2022 अगस्त की बात है ये, और तभी से पुलिस और खुफिया तंत्र पुलिस विभाग का पूरा इसके पीछे लगा हुआ था, और ये पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, उसमें ये ढेर हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया नईम हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।